इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ख़त्म करने के बाद हम लोग इंटर करते हैं चैप्टर डेफिनिट इंटीग्रेशन में। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस के, उन सबों में आता ही सवाल है इसका, और हल्का भी होता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो कम मेहनत में ये बन जाने वाला सवाल है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, मीनिंग क्या है, सावधानी क्या है, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट इसमें आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो है न्यूटन लेबनिज फार्मूला। वो क्या है? तो कहता है क्या कि लेट एफ एक्स बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। कोई इंटरवल ए से बी के बीच में, दो फाइनाइट नंबर के बीच में, ठीक है, ये इनफाइनाइट भी हालांकि होता है, कोई जरूरी नहीं है। एंड इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5, यानी 5 क्या है? एफ एक्स का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, वैसी स्थिति में डेफिनिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है 5x ए टू बी, यानी 5b माइनस 5a। तो अगर ये 5x एफ एक्स का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो अपर लिमिट b डालेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 5b, फिर लोअर लिमिट डालकर घटाएंगे, ये हो जाएगा 5b माइनस 5a। ठीक है, ध्यान देंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये b कहलाता है अपर लिमिट, ये a होता है आपका लोअर लिमिट। अब यहाँ देखोगे कि ये c कैंसिल हो गया है। c कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि अगर हम इसकी जगह पूरा ऐसे लिखते हैं 5x प्लस c लिखते और फिर a टू b लिखते, ठीक है, कई जगह स्क्वायर का प्रयोग होता है ये वैल्यू डालने के पहले, ठीक है, एक्सप्रेशन के पीछे जो होता है, कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा करके फिर ऐसे लिख देगा, ऐसे, ये भी चलेगा, सबका एक ही सेंस है। ठीक है, तो मान लिया हम ऐसे ही लिख रहे हैं यार, ठीक है, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 5b प्लस c माइनस, फिर ये डालेंगे तो रिजल्ट आएगा 5a प्लस c। ठीक है, ऐसे। अब ये c कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये 5b माइनस 5 आता है, तो c लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, ये वो आपका न्यूटन लेबनिज फार्मूला का कंसेप्ट। लेकिन इसमें एक सावधानी है जो ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये एफ एक्स, वो इस इंटरवल में जिस समय न्यूटन साहब ने एस्टैब्लिश किया था उसमें एक क्लोज इंटरवल, मतलब ए और बी इंक्लूड करते हुए था कि वो उसमें कंटिन्यूस और डिफाइन होना चाहिए। बाद में हालांकि करेक्शन भी है, वो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मोर ओवर एक बात और समझना है कि जब एफ एक्स का इंटीग्रल 5x लिखते हैं तो ए से बी इंटरवल के बीच में ये 5x भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस और डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये डिसकंटिन्यूस होगा तो उसमें कुछ एरर आने लग जाता है। ठीक है, तो कैसे कैसे मॉडिफाई करेंगे, है ना, एरर के साथ, वो हम लोग सीखते हैं अभी। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन के हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, फिर आगे हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में डील करेंगे। तो कहता है 0 to π/2 dx/1 प्लस cos x, कैसे निकालें इसको? तो बहुत बेसिक सा सवाल है ये। 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है? 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x/2, 0 to π/2। ठीक है, बराबर होगा 1/2 इंटीग्रेशन। अभी सेकंड स्क्वायर x/2, आपको मालूम है सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो सेकंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल tan x/2 हो जाएगा, और x का कॉफिशिएंट 1/2 जो है इससे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, π/2 यहाँ डालेंगे x की जगह, अपर लिमिट ये हो जाएगा tan π/4, फिर लोअर लिमिट 0 डाल दीजिए, होगा माइनस tan 0। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए हम सवाल लें जैसे कि एक फंक्शन जो है टूटता हो, जैसे मान लिया आपको दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² 0 to 1, इस तरह। ठीक है, और यहाँ कुछ चेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि √x कर देते हैं 1 से 2। कहता है कि ये फंक्शन इस तरह दिया हुआ और आप इंटीग्रेट किए 0 to 2 f(x) dx। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा आपको, चूंकि यहाँ f(x) जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। मतलब आप इसको लिखेंगे कि 0 to 2 f(x) dx जो है वो ब्रेक क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी हम डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन तब तक जान लीजिए। इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 f(x) dx, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अगर a to b कोई फंक्शन है और बीच में किसी पॉइंट c पर अगर आप ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to 1। अब 0 से 1 में f(x) क्या है? f(x) x² तो लिखते हैं x² dx, 1 to 2 f(x)
अब इस 1 से 2 इंटरवल में f(x) क्या है, तो रूट एक्स है, रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी x³/3 0 to 1 प्लस इसका वैल्यू होगा x⁴3/2 अपॉन 3/2 1 to 2। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/3 माइनस 0 और इसका वैल्यू कितना होगा 2/3 इंटू, जब 2 डालेंगे तो आएगा 2√2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला एक हल्का सा सवाल देखिए जो मॉडुलस का उपयोग किया हुआ है, कहता है इंटीग्रेशन 0 to 2 mod 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो स्पेशल फंक्शन का जब प्रयोग होगा, मॉड का, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो पहले उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। कहने का सेंस ये है कि डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट आप नहीं करेंगे, पहले सॉल्व करें कि ये जो mod 1 माइनस एक्स है वो कैसे सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। तो अब देखिए कि अगर x का वैल्यू हम 1 से कम लेते हैं, ये तो 0 तक है तो 0 to 1 ले लिए, तो 0 to 1 में x क्या होगा, ये 1 से कम है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ये। ठीक है, इस इंटरवल में 1 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो रहा है। तो जब अंदर का टर्म पॉजिटिव होता है तो mod अल्फा इक्वल टू अल्फा, यानी ये 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा। जब आप x 1 से 2 ले जाएंगे, अब चूंकि x 1 से ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, तो ऐसे में 1 माइनस एक्स जो है लेस दैन 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mod अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी -1 प्लस एक्स। ऐसे तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ब्रेक कर लेंगे इसको ऐसे 0 to 1 mod 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 mod 1 माइनस एक्स डी एक्स। फिर जो 0 to 1 है इसमें mod 1 माइनस एक्स की जगह लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 में mod 1 माइनस एक्स जो बदल गया -1 प्लस एक्स में, तो -1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से। अब क्या है, इसको इंटीग्रेट करना तो जानते ही हैं, ये हो गया x माइनस x²/2 0 to 1 प्लस ये हो गया -x प्लस x²/2, ये हो गया 1 से 2। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करने में नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ एक चीज़ समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब ऐसे एक्सप्रेशन का हो जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता हो, तो आप उसको ग्राफ की मदद से बना सकते हैं। तो उसमें एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है a टू b, इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx, ये क्या है एक्चुअली, तो ये इंडिकेट करता है अलजेब्राइक एरिया, अलजेब्राइक एरिया बाउंडेड बाई algebraic area bounded by y equal to fx, x axis and the lines x equal to a and x equal to b। इसका मतलब क्या हुआ कि fx जो है उसका ग्राफ बना लीजिए, और वो जो ग्राफ है x एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू ए, y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। मतलब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ मैं इसको ऐसे बना देता हूँ इस तरह से, कि मान लीजिए कि ऐसे ग्राफ रहा है fx इस तरह से। तो ये जो fx है वो यहाँ x इक्वल टू ए लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, यहाँ x इक्वल टू b लाइन, ये भी y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ जो एरिया बाउंड हो रहा है, इस एरिया को वो इंडिकेट करता है। फिर प्रश्न आया कि अलजेब्राइक का क्या सेंस है, तो अलजेब्राइक का सेंस ये है कि अगर ग्राफ नीचे चला गया है, ऐसे नीचे चला गया है, ऐसे नीचे आ गया, तो ये एरिया तो लेंगे, लेकिन एरिया लेने के बाद उसमें माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि जब ग्राफ नीचे चला आता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, एरिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है। इसलिए अलजेब्रिक टर्म यूज किया जाता है कि ग्राफ का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ चला गया है, तो जो एरिया है उसकी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ग्राफ नीचे चला जाएगा तो इंटीग्रेशन निकाल करके, सॉरी ये एरिया निकाल कर उस एरिया में क्या करेंगे, माइनस वैल्यू लेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू इसका क्या आएगा, इस एरिया का माइनस वैल्यू आएगा, इसलिए अलजेब्रिक टर्म यूज किया जाता है। तो अगर उसी कंसेप्ट पर चले हम लोग, तो आप ग्राफ देखिए, mod 1 माइनस एक्स का ग्राफ फंक्शन में पढ़ चुके हैं आप लोग। mod 1 माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह होता है, यहाँ 1 पे वर्टेक्स बन जाएगा, और इसमें देखिए जब fx इक्वल टू mod 1 माइनस एक्स लें तो देखिए 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, जब इसमें x 0 डालेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ ऐसे 0 1 इस तरह यहाँ से, और 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 पर भी आएगा 1 ऐसे।
ठीक है। अब क्या है कि ग्राफ जो है वो दोनों पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये एरिया निकाल दीजिए, ये एरिया निकाल दीजिए, और एरिया का क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कितना आएगा, हाफ इंटू, क्योंकि हाफ इंटू बेस है ये 1, हाइट 1, यहाँ भी वही है, हाफ इंटू बेस यहाँ है 2 - 1 यानी 1, और हाइट है 1, कितना आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ यानी 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। वही चीज़ यहाँ सॉल्व करके निकालेंगे आपको तो 1 आंसर आएगा। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, वेरिएबल जो रिप्लेस करते हैं, जो हम लोग पहले सीखे हैं इनडेफिनेट में, वो चीज़ सीखते हैं। तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 2x dx by 1 + x²। तो डायरेक्ट हमें पहले इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, ऐसे डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा है फार्मूला फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे लिखते हैं कि लेट 2 + x² = t, तो न्यू वेरिएबल t आएगा। ठीक है। और जब वेरिएबल रिप्लेस करते हैं यानी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो लिमिट्स जो है ये भी चेंज करता है, क्योंकि ये लिमिट्स है x का और आप नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है। तो आप पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये तो 0 हुआ, ये होगा 2x dx = dt। ठीक है। तो ये dt से रिप्लेस होगा, लेकिन वैल्यू कैसे बदलेगी, तो पहले x कितना है, लोअर लिमिट x कितना है, 0। तो जब x 0 डालेंगे तो t की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी, सो व्हेन x is 0 t is 2, x 0 डाले t 2 आया, फिर x की वैल्यू 1 डालेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1, तब t कितना आएगा, तो होगा 2 + 1 यानी 3। तो जहाँ x 0 था वहाँ अब t आ जाएगा, और t का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसको अगर i मान लीजिए, लिखेंगे i = इंटीग्रेशन, ये 2x dx हो गया dt, नीचे ये हो गया 2 + x² हो गया t, लेकिन चूंकि t में है तो x की वैल्यू चेंज कर गई और करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू निकली, तो x की 0 के करस्पॉन्डिंग निकली 2 और x की 1 के करस्पॉन्डिंग निकली 3। ठीक है। इंटीग्रेशन तो इसका आप जानते ही हम लोग कितना होता है, log mod t। ठीक है। और आपको 2 to 3 डाल देना है, तो 3 डालेंगे तो कितना आएगा, log 3 हो जाएगा ये, माइनस log 2, और वो बराबर हो जाएगा log 3/2, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर बाई पार्ट्स का सवाल आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे बाई पार्ट्स के सवाल में। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया इंटीग्रेशन 0 to π/4 x × sec² x dx, है ना। अब इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, कैसे हैंडल करें, तो एक तो है कि आप इसका पूरा बाई पार्ट्स में इंडेफिनिटेशन निकाल ही लीजिए, तब आप लिमिट्स डालिए। दूसरा है कि साथ साथ यूज कर सकते हैं, साथ साथ मतलब ये फर्स्ट है और फार्मूला चलेगा ऐसे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल कितना हुआ, tan x। अब ये इंटीग्रेशन से फ्री है ये पोर्शन, तो इसमें यहाँ लिमिट आ जाएगा अभी ही 0 to π/4 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, ऐसे रहा, और जो लिमिट आपका इंटीग्रेशन में दिया हुआ है 0 to π/4 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आप डालेंगे, हो जाएगा π/4 × 1 - 0 माइनस tan x का इंटीग्रल आप जानते हैं कितना होता है, log mod sec x, और फिर इसमें 0 to π/4 हो जाएगा, π/4 माइनस, जब यहाँ π/4 डालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये sec π/4, cos π/4 होता है 1/√2, sec π/4 हो जाएगा √2, तो होगा माइनस ln √2। ठीक है। ln √2 माइनस 0 डालेंगे, sec 0 1 होता है, log 1 0 हो जाएगा। ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा π/4 माइनस ये 2 का पावर जो हाफ है उसको बाहर कर लिए, होगा हाफ ln 2, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 0 to π √1 + cos 2x/2 dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 to π 1 + cos 2x होता है 2 cos² x, 2 cos² x/2 dx, इस तरह से, ये 2 2 कैंसिल, और रूट cos² x कितना होता है, cos x। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ध्यान नहीं रखते हैं और √x² को x लिखकर, ये √x² को यूज करते हुए यानी रूट cos² x और cos x लिखते हैं ऐसे, हालांकि ये गलत है। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया पहले ही फंक्शन के स्टार्टिंग लेक्चर में कि √x² जो है वो एक्चुअल में mod x होता है। ठीक है। तो अगर किसी ने cos x लिख दिया, रूट cos² x तो cos x लिख दिया, तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा sin x, 0 to π, पाई डालेंगे तो sin π हो जाएगा माइनस sin 0 हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू 0 है।
लेकिन ये गलत है। सही क्या है? तो सही होगा कि इसकी वैल्यू आपको लिखनी है 0 to पाई मॉड cos x dx, ठीक है। और मॉड cos x, अगर ग्राफ पढ़े होंगे cos का, तो cos के ग्राफ को देखिए, ऐसा ग्राफ चलता है इस तरह से, cos का ग्राफ ऐसे चलता है, ये 0 हुआ, ये π/2 हुआ, फिर यहाँ पाई हुआ, तो इसके बीच में आपको देखना है 0 से पाई के बीच में। तो 0 से π/2 तक इस इंटरवल में cos x क्या है? पॉजिटिव है, यानी आप ब्रेक करेंगे इसको तो इस तरह जाएगा 0 to π/2 मॉड cos x dx प्लस π/2 to पाई अगेन मॉड cos x dx, ठीक है। मैंने बताया आपको, हालांकि ये प्रॉपर्टी है, मैं बाद में बताऊंगा कि अगर a to b कुछ लिखा हुआ है, a to b सम फंक्शन, और बीच में इन बिटवीन कहीं आपको ब्रेक करने की जरूरत पड़ी है, 0 से पाई है, हमने ब्रेक किया 0 to π/2 देन π/2 to पाई, ठीक है। अब क्या होगा? ये हुआ 0 to π/2, cos x पॉजिटिव है 0 से π/2 में, देखिए ग्राफ पॉजिटिव दिख रहा है, तो मॉड cos x लिखा जाएगा। लेकिन π/2 से पाई के बीच में ग्राफ जो है इस इंटरवल में ग्राफ नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब नेगेटिव हो जाना, तो मॉड cos x बदल जाएगा माइनस cos x, ठीक है। इस cos x का इंटीग्रल कितना होगा? sin x, लिमिट 0 to π/2, ये हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है, π/2 to पाई, वैल्यू डालिए यहाँ, π/2 डालेंगे तो sin π/2 हो जाएगा 1, sin 0 इज 0, ठीक है, प्लस इसमें पाई डालेंगे, sin पाई कितना होता है? 0, तो -0, ठीक है, माइनस π/2 डालिए तो हो जाएगा माइनस sin π/2 यानी -1 ऐसे, ठीक है। रिजल्ट कितना आ गया? तो 1 हो गया, 1 हो कितना है? 2, तो रिजल्ट आना चाहिए 2, लेकिन अगर ये मिस्टेक कर देते, रूट x पर को x देते तो रिजल्ट आएगा कितना? 0। ये रॉन्ग है, ये याद रखिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवालों में √x² हमेशा आपको मॉड x लिखना है, जबकि इनडेफिनिट में हम लोग मान के चलते थे कि पॉजिटिव इंटरवल में ही बात करनी है, इसलिए √x² को हम लोग x लिख दिया करते थे। हम लोग अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to पाई dx/1 + 2 cos² x, ठीक है। तो इनडेफिनिट में मैंने बताया था आपको कि dx/a + b sin² x या a + b cos² x हो, तो बनाने के लिए हम लोग cos² x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको y एज्यूम कर लिए और sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को sec² x से मल्टीप्लाई कर लो या cos² x से दोनों को डिवाइड कर लो, एक ही बात है। ये होगा sec² x + 2 लिमिट्स 0 to पाई, ठीक है। तो क्या 0 to पाई sec² x dx डिवाइडेड बाई हो गया tan² x + 3, ठीक है। जगह 0 to पाई, नीचे देखिएगा इसको, ये हो जाएगा tan x होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और sec² x को आप लिख सकते हो d tan x, क्योंकि d/dx ऑफ tan x जो होता है ये होता है sec² x, है ना। अगर हम dx को इधर शिफ्ट करें तो sec² x dx जो है वो d tan x हो जाएगा। इस तरह से अभी जो इंटीग्रल है इसको आप देखिए तो इस टाइप का कुछ दिख रहा है, dt, अगर हम tan x को t मान लें तो dt/t² + a² टाइप का दिख रहा है, dt/t² + a², और इसका इंटीग्रल आपको पता है ये हो जाता है 1/a tan 1 t/a, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1/√3 tan 1 tan x/√3 ऐसे, और फिर लिमिट डाल दो 0 to पाई ऐसे, ठीक है। इस बार अगर पाई डालेंगे इसमें तो कितना होगा? tan पाई इज 0 और tan पाई 0, फिर tan 1 0, वो भी 0 हो जाएगा, यानी 1/√3 बाहर है, यहाँ आ जा रहा है tan 1 पाई डाल देंगे तो tan पाई यानी 0/√3 यानी कि 0 माइनस tan 1, फिर आप 0 डालिए तो tan 0 इज अगेन 0, tan 1 0, तो ये रिजल्ट आ रहा है 0, ठीक है। अब क्या ये सही है? तो समझेंगे इस बात को, देखिए आप इसको गौर कीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है 1/1 + 2 cos², ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, पावर इवन है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। यानी कि अगर इस किसी तरह अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लिया कुछ ग्राफ आता है, हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे, समझाने के लिए मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा ये 0 है और ये पाई है,
तो पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ तो एरिया बनाएगा ही इन द इंटरवल 0 to पाई, तो इसकी वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ये रिजल्ट जो है ये गलत है, सही रिजल्ट नहीं है। गलती क्यों हुआ? क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने के बाद आप लिखे हो कि इसमें ये एफ एक्स है, मान लीजिए इफ दिस इज एफ एक्स, उसका इंटीग्रल आ गया ये फाई एक्स। तो मैंने बताया था कि जो इंटीग्रल जो आता है निकल कर, इनडेफिनिट इंटीग्रल जो निकलता है वो इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि tan x की जो ग्राफ होती है वो π/2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, अनडिफाइंड तो होती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, ठीक है। तो दिस मेथड इज रॉन्ग जस्ट बिकॉज कि ये फंक्शन जो आया है, इनडेफिनिटेशन जो निकला है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, इसलिए ये मेथड सही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा? इसके दो रास्ते हैं, एक तो है कि प्रॉपर्टी पढ़ें और प्रॉपर्टी अप्लाई करें, जो बाद के लेक्चर्स में आएगा प्रॉपर्टी। दूसरा है कि a टू b जो इंटरवल है उसमें बीच में कहीं टूट रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसको ब्रेक कर लेना चाहिए। ब्रेक करने का सेंस हुआ कि मैं इसको लिखूंगा इस तरह से कि 1/√3 tan इनवर्स tan x/√3 है, इसका दो हिस्सा कर लीजिए। ये जो इंटीग्रल है इसी को दो पार्ट कर लीजिए, मतलब इसको दो पार्ट करने का मतलब हुआ कि आप इसको लिख लीजिए 0 to π/2, टूटा है, ब्रेक हुआ है π/2 पर, तो π/2 ब्रेक कर ले, d tan x बाई tan x होल स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस π/2 टू पाई d tan x बाई tan x होल स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन तो वही है, तो इंटीग्रल तो यही आएगा, ठीक है। लेकिन पहला है 0 to π/2, तो आप डालेंगे 0 to π/2, और सेकंड ये आएगा π/2 to पाई, ठीक है। अब इसमें करेक्शन क्या होता है कि जैसे π/2 डालेंगे तो π/2 पर ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो अपर लिमिट में जब अनडिफाइंड होता है तो उससे स्लाइटली लेस वैल्यू डालते हैं। स्लाइटली लेस वैल्यू मतलब π/2 माइनस h, π/2 प्लस h नहीं डाल सकते, क्योंकि π/2 पर तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो 0 से π/2 इंटरवल में π/2 आप समझेंगे इसको कि 0 से π/2 जो ये इंटरवल है इसमें π/2 पर वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो π/2 से स्लाइटली लेस वैल्यू डालना है, अपर लिमिट में लेस वैल्यू, और अगर लोअर लिमिट पर अनडिफाइंड होता है तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट पर प्लस डालते हैं, हायर वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ करेक्ट इस तरह करते हैं, ये हो गया 1/√3 tan इनवर्स tan π/2 माइनस h अपॉन √3, ठीक है, माइनस 0 डालेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 0 यानी 0 ऐसे, ठीक है। ये समझ जाना है कि यहाँ लिमिट जो है h को लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें जो बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है, नेग्लिजिबल। यहाँ आइए, यहाँ पाई अपर लिमिट है, अब यहाँ पाई डालेंगे, tan पाई 0, tan इनवर्स 0, 0 रह गया। π/2 का फिर टूट रहा है ये, लेकिन यहाँ π/2 से पाई के इंटरवल में π/2 क्या है, लोअर लिमिट है, और π/2 पे टूट रहा है, तो यहाँ π/2 से स्लाइटली हायर वैल्यू देना होगा, यानी यहाँ लिखना होगा tan इनवर्स tan π/2 प्लस h/√3, ये डालना होगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, tan 90 माइनस h, अगर tan s का ग्राफ याद हो तो tan s की ग्राफ याद कर लीजिए। tan का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे 0 से इस तरह से, इस तरह से, ये π/2 होता है ये, और ग्राफ ऐसे जाता है ऐसे। तो π/2 माइनस h में ग्राफ कहाँ चला गया, ये इन्फिनिटी की ओर, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी, ऐसे इस टाइप, इन्फिनिटी/√3 कितना, इन्फिनिटी, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बैक हो जाता है π/2, ठीक है। सेकंड में आइए, प्लस 1/√3, माइनस को बाहर कर लेते हैं, होगा माइनस 1/√3। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, tan π/2 प्लस h 90 से स्लाइटली ज़्यादा, 90 से जैसे ही स्लाइटली ज़्यादा जाएंगे तो नीचे कितना हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी/√3 कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का मतलब माइनस π/2,
ठीक है। अब देखिए कितना होगा, π/2√3 प्लस π/2√3, ठीक है। तो इस जगह 2 टाइम्स π/2√3, तो राइट आंसर होगा π/√3, ठीक है, इस तरह से। और ऐसे आगे जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी की मदद से इसको काफ़ी शॉर्ट में बनाया जाता है। इसमें समझाने का मोटिव सिर्फ ये था कि अगर कोई फंक्शन f(x) इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका इंडेफिनिटेशन जो है φx, वह ऐसा फंक्शन होता है जो a से b के बीच में कहीं ब्रेक करता है। तो जहाँ ब्रेक करता है वहाँ ब्रेक करके अलग अलग पार्ट करके निकालना होगा आपको, ठीक है। अगर ऐसा कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी भी देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। हम लोगों ने अभी ये जाना कि इंटीग्रेशन a to b f(x) निकालते हैं तो वो क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूस और डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें करेक्शन भी किया गया कि जो एंड पॉइंट है ये हुआ लेफ्ट एंड पॉइंट और ये हुआ राइट एंड पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट पर अगर टूट जाता हो या डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो क्या करेंगे? तो कुछ परेशान नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये डिफाइंड हो ऐसे, इस तरह से b पर अनडिफाइंड हो जाता हो या b पर डिसकंटिन्यूस हो जाता हो, तो अगर इसका इंटीग्रल लिखे हो φx फ्रॉम a to b, ठीक है, तो b पर तो आएगा नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ता है लिमिट x टेंड्स टू b माइनस h φx, क्योंकि b नहीं रख सकते इसमें, है ना। तो b माइनस h स्लाइटली लेस देन b वेयर h इज इन्फिनिटेसिमल माइनस φa, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा हो कि डिफाइंड हो इस तरह से, इसमें लोअर लिमिट पे ही, ये लोअर लिमिट पे ही डिसकंटिन्यूस होता हो, ये अनडिफाइंड जाता हो, तो वैसे ही सेम इसको लिखेंगे φx फ्रॉम a to b। अब a लोअर लिमिट है और आपको इस इंटरवल में वैल्यू डालना है, a पर a डाल नहीं सकते, तो यहाँ लिखना होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h, सॉरी पहले φb होगा, φb माइनस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h φx, इस तरह से ये करेक्शन करना पड़ेगा। इसी तरह अगर दोनों ही एंड पॉइंट पर अनडिफाइंड या डिसकंटिन्यूस हो जाए तो b पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे φx लिमिट x टेंड्स टू b माइनस h, और a नहीं डाल कर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h φx, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम log x को लेकर चलें, ठीक है। अब कहता है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 ln x dx, हम लोग बाई पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, इसको बाई पार्ट से निकाल सकते हैं, है ना। तो एक तो है कि आप डायरेक्ट निकाल लो पहले पूरा, ठीक है, कि भाई इंटीग्रेशन ln x dx ये होता कितना है। तो हम लोग इसमें 1 मल्टीप्लाई करते हैं और बाई पार्ट्स लगाते हैं ln x को फर्स्ट मानते हुए, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल सेकेंड, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो रिजल्ट आया x ln x माइनस एक्स, ये तो एक तो है कि पहले हम इसका इंडेफिनिट पूरा निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू लिख दी गई x ln x माइनस एक्स और 0 to 1। तो log जो होता है वो 1 पे तो डिफाइंड होता है, लेकिन log 0 पे डिफाइंड तो होता नहीं है। तो 1 पे डिफाइंड है तो 1 डायरेक्ट डालेंगे, 1 ln 1 माइनस 1, लेकिन 0 इसमें डालेंगे तो अनडिफाइंड है। तो क्या करेंगे, 0 से 1 आपका इंटरवल दिया हुआ है और 0 पर अनडिफाइंड है, तो 0 पर क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। यहाँ लिखना है ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h x ln x माइनस, इसमें तो 0 डाल देंगे, ठीक है, ऐसे। और अगर एल हॉस्पिटल याद हो तो याद कीजिए, x की वैल्यू 0 टेंड कर रही है, log 0 माइनस इन्फिनिटी भाग जाता है और ये 0 है, तो ये 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का सवाल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बदलते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h ln x अपॉन 1 बाई एक्स, ठीक है। फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h log x की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और ये 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना, माइनस 1 बाई एक्स का, ये x कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे जो x है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और x टेंड्स टू 0 है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और ऐसे याद भी रखना चाहिए कि x log x का जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू 0 पर वो 0 होता है। तो फाइनली आंसर कितना आया, -1 आया, ठीक है।